नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जितेंद्र नाथ जी की कहानी नारी की ममता। जितेंद्र नाथ जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बिहारी एक शांत स्वभाव का सीधा साधा युवक है। देहरादून उतर उसे किसी से मेलजोल बढ़ाने की इच्छा भी नहीं थी। वह मंसूरी के लिए बस पकड़ना चाहता था, लेकिन पिताजी ने उसे सख्त ताकीद कर दी थी कि देहरादून में मेहर चंद जी से मिलकर चिट्ठी जरूर दे दे। पिताजी ने कहा था कि श्री मेहर चंद जी उनके मित्र हैं और जब कभी उन्हें मालूम होगा कि बिहारी देहरादून आया और उनसे नहीं मिला तो उन्हें बड़ा सदमा लगेगा। ऐसी हालत में बिहारी ने मेहर चंद से मिलना जरूरी समझा। मेहर चंद भी बिहारी से मिलकर बहुत खुश हुए। उस वक्त करीब 10:30 बजे थे और मेहर चंद कपड़े पहन कहीं जाने को तैयार थे, बल्कि ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था। मेहर चंद ने कहा, बेटा आज मुझे एक मुकदमे की तारीख में जाना है। लोगों ने एक गबन के मुकदमे में मुझे भी फंसा दिया है। 11 बजे तक पहुंचना जरूरी है। लौट कर आऊँगा तो तुमसे बात करूँगा, पर पहले तुम्हें अपने सामने खाना खिला लूँ तब जाऊँ। थके मांदे आ रहे हो। आप फिक्र ना करें चाचा जी, बिहारी ने नम्रतापूर्वक कहा। यह भी अपना घर है। मैं भोजन कर इत्मीनान से ठहरूंगा। आप काम कीजिए, कोई हर्ज नहीं। देखो रमेश भी आज बाहर चला गया है। मेहरचंद कुछ सोचते हुए बोले, हाँ मुन्नी घर होगी, ठहरो तुम्हें उसी के जिम्मे लगा देता हूँ। मुन्नी को बुला। मेहरचंद ने कहा, देखो बेटी ये बिहारी बाबू हैं, पटना से आए हैं, मेरे घनिष्ठ मित्र शंभू शरण के पुत्र हैं। उन्हें भोजन करा देना और आराम का ख्याल रखना। अच्छा पिताजी, मुन्नी ने कहा। मुन्नी सांवली सी दुबली पतली युवती थी। अवस्था 18-19 वर्ष की होगी। मेहरचंद बहुत संपन्न और सुरुचिपूर्ण प्रतीत हो रहे थे। साफ सुथरा बंगला अच्छा फर्नीचर से सजा हुआ था। सामने की फुलवारी बहुत अच्छी हालत में थी। एक कार अभी मेहरचंद गए थे उसमें, और सामने गैरेज में दूसरी गाड़ी दिखलाई पड़ रही थी। मुन्नी ने बिहारी को ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, आप स्नान करेंगे ना? उन कामों से मैं स्टेशन पर ही निबट चुका हूँ, बिहारी ने सकुचाकर जवाब दिया। तो आपके भोजन का प्रबंध करूँ? आप इस वक्त फुलके खाते हैं चावल? नहीं, मुझे कोई खास आदत नहीं, कुछ भी खा सकता हूँ। यदि चावल तैयार हो तो मेरे लिए फुलके बनवाने की ज़रूरत नहीं। शायद आप समझते हैं फुलके तैयार करने में मुझे तकलीफ़ होगी। मुन्नी मुस्कुराकर बोली, तब तो मैं आपको फुलके भी ज़रूर खिलाऊंगी। तो खा लूँगा, बिहारी ने सरल भाव से कहा। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। बिहारी के सरल जवाब से इस दफ़ा मुन्नी हंस पड़ी। भोजन के समय दोनों का परिचय भी पूर्ण हो गया। मुन्नी ने बतलाया कि उसने इस दफ़ा बीए की परीक्षा दी है और परीक्षा फल का इंतज़ार है। बिहारी ने बतलाया कि ग्रेजुएट होने के बाद उसने बीएल किया और 5 साल से वकालत कर रहा है। यूँ तो नए वकीलों की हालत उतनी अच्छी नहीं, लेकिन चूंकि उसने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के महकमे में विशेष तौर से काम शुरू किया, अपेक्षाकृत उसकी हालत बुरी नहीं है। भोजन के बाद वे दोनों फिर ड्राइंग रूम में आकर बैठे। बिहारी ने पूछा, शाम को आखिरी बस मंसूरी कितने बजे जाती है? अरे आप यह क्यों पूछ रहे हैं? आज ही आए हैं और आज ही चल देंगे, यह कैसे हो सकता है? चाचा जी कब तक लौटेंगे? 5 बजे के पहले नहीं लौटेंगे और आखिरी बस 5 बजे खुल जाती है। आप कैसे जा सकते हैं? मंसूरी जल्दी पहुंचने की इच्छा हो रही है। यहाँ तो कुछ देखने लायक जगह है नहीं। आपने खूब याद दिलाए, मुन्नी कुछ सोचकर बोली। चलिए आपको सहस्त्रधारा घुमा लाऊं। यहाँ बैठे आपकी तबीयत नहीं लगेगी और आप जाने का जिद करेंगे। इतना कहकर मुन्नी मुस्कुरा पड़ी और उसके सुंदर चमकीले दांत चमक पड़े। सहस्त्रधारा कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है। कार से 2-3 घंटे में लौट आएंगे। अच्छा रहेगा तीसरे पैर की चाय हम वहीं लेंगे। लेकिन चाचा जी से तो नहीं पूछा ना? आपको घुमाया जाए इसमें पिताजी को क्या ऐतराज़ हो सकता है? बस आप तैयार हो जाइए, मैं इंतजाम करती हूँ। उस तेज और चपल युवती ने आधे घंटे के अंदर तैयारी कर ली। कुछ ज़रूरी सामान और चाय नाश्ते की चीज़ें कार पर रख दी। साथ अपने 8 साल के छोटे भाई को ले लिया और खुद कार निकाल चलने को तैयार हो गई। जब मुन्नी खुद कार ड्राइव करने बैठी तो बिहारी कुछ विस्मित हुआ। जब कार के पीछे का दरवाज़ा खोलने लगा तो मुन्नी बोली, आगे बैठिए, पीछे क्यों बैठते हैं? सुरेश तुम पीछे बैठो। बगल में बैठी कार ड्राइव करती हुई मुन्नी को बिहारी ने ध्यान से देखा। वह छरहरे बदन की औसत कद की युवती थी। रंग गेहुआ था पर चेहरे पर अपूर्व लावण्य था। दुबली पतली थी पर कपोलों पर स्वास्थ्य की लाली थी। इस वक्त वह सफ़ेद साड़ी और बूंदों वाली छीट का ब्लाउज पहने थी। उसके लंबे घने और चमकीले काले बाल साधारण रूप से संवारे गए थे।
हवा के झोंके से बालों से के कुछ लट उसके चेहरे पर अटखेलियां कर रहे थे। वह इत्मीनान से कार ड्राइव कर रही थी। बिहारी इस ड्राइव में बहुत आत्मसंतोष का अनुभव कर रहा था। वह सोच रहा था कि इस तरह की पढ़ी लिखी, सुरुचिपूर्ण, सीधी सादी, मधुर स्वभाव की, निसंकोच और लावण्यमय युवती से बात करने में सचमुच कितना आनंद आता है। उसे मुन्नी से बात करने की जबरदस्त इच्छा हो रही थी, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, और फिर डर रहा था कि उसकी बातों से ड्राइव करने में असुविधा ना हो। वह सोच रहा था उसे आज का अखबार ले लेना चाहिए था, जिसे रास्ते में पढ़ता जाता। मुन्नी ने कहा, आप इतने सीधे हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि आप वकालत कैसे करते हैं। वह पेशा तो चालबाजों का है। अरे, यह आपने कैसे समझ लिया कि मैं सीधा हूँ? हंसकर बोला बिहारी। अरे, यह समझना कोई मुश्किल नहीं है, मुस्कुराकर मुन्नी बोली। आपको देखकर तो कोई भी कह सकता है। आपने बीए में साइकोलॉजी की लिया था क्या? बिहारी प्रफुल्ल मुद्रा में बोला। लेकिन सीधे लोग अपने काम में बहुत निपुण होते हैं। सीधा वे इसलिए कहे जाते हैं कि वे बातें नहीं बना सकते और उनका व्यवहार निष्कपट रहता है। आप ठीक कहते हैं, मुन्नी बोली। तभी दुनिया ऐसे लोगों की इज्जत करती है। बिहारी को बहुत खुशी हुई कि मुन्नी उसे इज्जत करने लायक समझती है। उसने पूछा, एमए में आपने क्या लेने का इरादा किया है? हिंदी, मुझे साहित्य से शौक है। बहुत खूब, बिहारी बोला। जो साहित्य के शौकीन होते हैं वे सभ्य और सुरुचिपूर्ण होते हैं। आपको भी साहित्य प्रिय है क्या? यूँ तो कॉलेज में मैं साइंस पढ़ता था, फिर कानून के फेरे में पड़ गया। बिहारी हंसता हुआ बोला। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कॉलेज में मैं कवि जी के नाम से मशहूर था। ओह, तो आप कवि हैं? मुन्नी बोली। तब तो सहस्त्रधारा में आपकी कविताएं सुनूंगी। ऐसी गलती मत कीजिएगा। यह शोहरत मुझे एक दोस्त के शरारत के कारण मिली थी। अगर मैं गाने लगूं तो शायद सहस्त्रधारा के पत्थर चट्टान तक मुझ पर टूट पड़े। और इतना कहकर बिहारी खिलखिलाकर हंस पड़ा। वे सहस्त्रधारा पहुंच चुके थे। प्लेटों में समोसे, कुछ मिठाई और नमकीन सजा मुन्नी चाय बनाने लगी। तीनों काफ़ी थक गए और चाय के लिए आतुर हो रहे थे। इस सुंदर पिकनिक के लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? बिहारी ने कहा। आपके साथ मेरी भी तबीयत बहल गई। फिर धन्यवाद कैसा? आप ना आते तो दिन भर मक्खी मारती रहती। तीनों प्लेटों के साथ न्याय करने में जुट गए। बिहारी का चित्त बहुत प्रफुल्लित था और उसका स्वस्थ चेहरा खुशी से चमक रहा था। आप अकेले पहाड़ों की सैर के लिए चले आए? यह ठीक नहीं है, मुन्नी विनोद भरे स्वर में बोली। आपने भाभी को साथ क्यों नहीं लाया? इस प्रश्न के सुनते ही बिहारी के चेहरे पर खुशी और प्रफुल्लता के जो भाव थे वे एक क्षण में काफूर की तरह उड़ गए। वह कुछ न बोला। मुन्नी प्याले में चाय डालने में व्यस्त थी। बिहारी के चेहरे के परिवर्तित भाव को वह लक्ष्य न कर सकी। बोली, कहिए, यह आपका अन्याय नहीं है? हाँ, तब मैं मजबूर था मुन्नी, बिहारी भावावेश में बोला। वह मेरे साथ कहीं नहीं जा सकती। वह तो इस दुनिया में ही नहीं है। बिहारी के मुख से सहसा अपना नाम उच्चारित होते सुन मुन्नी ने चौंक कर अपना चेहरा ऊपर उठाया। बिहारी का चेहरा सूख गया था, आंखें भर आई थी। वह कंपित स्वर में बोल रहा था, पिछले साल मेरे लाख कोशिशों के बावजूद वह चल दी। एक 5 साल का बच्चा है जो अपने मामा के साथ मंसूरी चला आया है। उसके बिना मैं नहीं रह सकता। फिर सुना उसकी तबीयत खराब है। सभी काम छोड़ मैं उसी के लिए दौड़ा आया हूँ। उसकी आंखें छलक पड़ी। मुन्नी मरमाहत हो गई और उसका चेहरा उतर गया। बोली, माफ़ कीजिए, मैंने ऐसी बात कह दी जिससे आपको इतना दुख पहुंचा। नहीं नहीं, बिहारी आकुल होकर बोला। मेरी बिगड़ी किस्मत को आप क्या कर सकती हैं? मैं अपने ही दुर्भाग्य का शिकार हूँ। फिर भी मुझे ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा चलिए, कुछ देर घूम ले, वापस लौटे। बिहारी अनमना सा बोला, कुछ देर आराम कर लिया जाए। चलिए भी, मुन्नी बोली। नवयुवक होकर इतनी जल्दी थक जाते हैं? मैं तो अभी मीलों चल सकती हूँ। और मुन्नी का अनुमान था कि इस पर बिहारी कुछ विनोदपूर्ण बात कहेगा, पर बिहारी अन्यमनस्क और चुप रहा। मुन्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चलिए, यूँ सुस्त बनकर नहीं बैठना चाहिए। मुन्नी के आत्मीय सा व्यवहार, स्नेहीपूर्ण अनुरोध से बिहारी उठ बैठा और बोला, चलिए। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। बिहारी बिल्कुल गुमसुम था। मुन्नी ने कई दफ़ा उसकी ओर दृष्टि डाली, फिर उसके कंधे पर हाथ रख स्नेही भरे स्वर में बोली, आप पटना अकेले रहते हैं? हाँ। बिहारी का जख्म जैसे फिर कुरेद दिया गया हो। मुन्नी ने दांतों उंगली काटी। उसे अपनी गलती महसूस हुई। बात बदलती हुई बोली, भाई, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि किसी दोस्त की शरारत से कोई कवि कैसे मशहूर हो जाएगा। मेरा वह दोस्त बहुत ही मखौली और करामती है। हालांकि पटना में वह मुझसे भी ज़्यादा सीधा था। उसने एक मित्र का नाम
राना फुस्का रख दिया था और यह नाम सारी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गया था। और इतना कहते बीते दिनों की याद आने से बिहारी के मुख पर फिर से एक मुस्कान की फीकी रेखा खिंच गई। राना फुस्का, इसका क्या मतलब होता है? मुन्नी ने उत्साहित होकर पूछा। यह बायोलॉजी का टर्म है। बिहारी थोड़ा मजाक के मूड में था। राना टेंगरीना और हाइड्रा फुस्का दो किस्म के मेंढक का नाम है। वे महाशय बहुत मोटे और काले थे, चेहरा भी अजीब था। मेरे दोस्त ने उसका नाम राना फुस्का रख दिया और अपनी एक दो कहानियों में राना फुस्का नाम देकर यूनिवर्सिटी में वह नाम मशहूर कर दिया। इस नाम के चलते उन महाशय को कितने से झगड़ा हुआ, पर वह मेरे दोस्त का हमेशा घनिष्ठ बना रखा। हालांकि सब शरारत की जड़ वही था। आखिर राना फुस्का ऐसा करते क्यों थे? वह डरते थे कहीं अपनी और कहानियों में उसका नाम दे दे तो वह उसका प्रचार और अधिक कर दे। उसकी कहानियाँ हिंदी के अनेक पत्रों में निकलती थी। क्या नाम है? बिहारी ने बता दिया। अच्छा, मुन्नी बोली, मैंने पढ़ी है उनकी कहानियाँ, लेकिन जिस तरह राना फुस्का बनने के लिए उन महाशय को मेंढक की शक्ल का बनना पड़ा था, कवि बनने के लिए आपको कुछ कविताएं तो जरूर करनी पड़ी होंगी। हाँ, बिहारी हंस पड़ा। कविताएं पढ़ता था, शौक हुआ तो एक दो कविताएं बना भी डाली। मेरे दोस्त ने उन्हें अखबारों में प्रकाशित करा दिया। एक दो कवि सम्मेलन में उसका कर मुझे खड़ा कर दिया गया। फिर मैं कुछ दिनों के लिए एक ऐसा कवि बन गया जिसका नाम हॉस्टल की दीवारों तक सीमित रहा। मुन्नी हंस पड़ी। आपके कवि बनने का इतिहास तो काफ़ी रोचक है। बिहारी हंस पड़ा। मुन्नी संतोष और आनंद का एक निश्वास लेकर बोली, चलिए अब लौटा जाए। कार चली तो बिहारी के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया। आखिर यह युवती मुझ जैसे नव परिचित आगंतुक के प्रति क्यों इतनी आत्मीयता प्रदर्शित कर रही है? और जब से इसे मालूम हुआ है कि मेरी पत्नी नहीं है, इसके अपनत्व की भावना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और मेरे प्रति इसका व्यवहार ज़्यादा घनिष्ठ और स्नेहपूर्ण हो गया। बिहारी के दिल में गुदगुदी होने लगी। बिहारी को भावमग्न देख मुन्नी बोली, कवियों जैसी सोचने की आदत तो आप में है। चलिए आज शाम को आपको सिनेमा दिखलाऊं। आप सिनेमा पसंद करते हैं? हाँ, कभी कभी देखना पसंद करता हूँ। डेरा लौटते लौटते 5 बज गए। वहाँ बिहारी के लिए एक तार इंतजार कर रहा था। बिहारी ने खोल कर पढ़ा, बच्चे की हालत चिंताजनक है, तुरंत चले आइए। बिहारी ने तार मुन्नी के हाथ में दे दिया और बोला, मेरे दुर्भाग्य का अंत नहीं। उसकी आवाज़ भरा गई और आंखें भीग गई। मुन्नी भौचक बनी, उसकी ओर देखती रही। बोली, आपको तो तुरंत जाना चाहिए। चलिए देखूं बस मिल पाती है या नहीं। चाचा जी तो नहीं आए, मैं उन्हें समझा दूंगी। इतना कहकर मुन्नी अंदर चली गई। 5 मिनट में एक तौलिया में कुछ कपड़े लपेट कर बाहर आई और कार की ओर बढ़ती बोली, चलिए। यह क्या है? तौलिए की ओर इशारा करके बिहारी बोला, आप अपने कुछ कपड़े ले लिए। यदि बस नहीं मिली तो आपको मंसूरी तक पहुंचा दूंगी, कल लौट आऊँगी। अरे मेरे लिए इतनी तकलीफ़ कीजिएगा, बिहारी बोला। चाचा जी से पूछा भी नहीं? सुरेश को कह दिया है, वह पिताजी को कह देगा। मुन्नी ने कार की रफ्तार तेज कर दी। बस स्टैंड आने पर मालूम हुआ बस छूटे 10 मिनट हो गए। बिहारी उदास हो गया। मुन्नी बोली, आप घबराइए नहीं, आज शाम मंसूरी में आप रहेंगे। चलिए, पुल के नज़दीक बस रुकती है, हो सकता है वहाँ मिल जाए। मुन्नी ने कार की रफ्तार बहुत तेज कर दी। बिहारी ने कहा, आप यह क्या कर रही है? मेरी खातिर अपने को खतरे में तो मत डालिए। अरे आप घबराइए मत, मुन्नी हंसकर बोली। पुल के नज़दीक बस मिल गई। बिहारी ने टिकट कटा, सामान रखवा लिया। मुन्नी से बोला, मुझको समझ में नहीं आता आपको किस तरह धन्यवाद दूँ। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुन्नी मुस्कुरा कर बोली। लौटती दफ़ा आपको यहाँ 1-2 दिन रुकना होगा, मैं पिताजी से कह दूँगी। अच्छा, बिहारी बोला। बस अब चलने को तैयार थी। मुन्नी आंखें नीची कर शर्माती हुई बोली, आप पहाड़ पर मन बहलाने आए और मैंने एक ऐसी बात कह दी कि आप दिल से दुखी हो गए। मैं उस वक्त से ग्लानि से मरी जा रही हूँ और 1000 कोशिश करती रही कि आपको पहले सा प्रफुल्लित कर दूँ। मैं जानती नहीं थी, मेरी नादानी माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आई। धन, आप तो अजीब पागल हैं, बिहारी विस्मय से अवाक होकर बोला। आप इतना दुखी क्यों हैं? देखिए मैं बिल्कुल खुश हूँ। बस स्टार्ट हो गई। मुन्नी ने अपने हाथ जोड़ लिए। बस पर बैठा बिहारी सोच रहा था कि वह कितनी नीच प्रकृति का जीव है। जिसे वह स्त्री का स्वार्थपूर्ण और वासना में प्रेम समझ रहा था, वह तो नारी की निस्वार्थ और पवित्र ममता थी, जिसकी हमेशा से उनमें बहुतायत रहती है। उसका शरीर रोमांच से भर उठा।